आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पटेल। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी और अंग्रेजी के जाने माने लेखक डॉक्टर सुजीत वर्मा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका हृदय से आभार। जी, तो जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सभी जानते हैं आपको, क्योंकि ये एक अच्छे लेखक हैं। ये किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए और आपके परिवार का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। देखिए, मैं बिहार के एक ज़िला पश्चिमी चंपारण, वहाँ एक गांव है शिकारपुर, जो पश्चिमी चंपारण ज़िला में है और ये नेपाल के तटवर्ती इलाके में पड़ता है, सीमा इलाके में। और शिकारपुर एक ऐसा गांव है जो जिसकी अपनी बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, क्योंकि मैं 1917 में जब महात्मा गांधी ने देश में पहला सत्याग्रह छेड़ा था, तो शिकारपुर होते हुए हमारे घर होते हुए वहाँ से वो गए थे भितियारवा आश्रम में। तो शिकारपुर में ही ननिहाल में मेरा जन्म हुआ और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा रहा कि मैंने वहाँ पे गोपाल सिंह नेपाली जैसे लेखक के आए रुके और वहाँ साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, बहुत ही लाइब्रेरी थी, गांव का माहौल था। तो बचपन मेरा वहीं गुजरा और जब मैं स्कूलिंग के लिए उस उम्र का हुआ तो फिर मैं नरकटियागंज वहाँ आया और वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ शुरू हुई। जी, तो ये तो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हुआ, आप कहाँ से आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, क्या आपके परिवार में भी आपसे पहले कोई और लेखक बने हैं या फिर आपने ही शुरुआत की है। नहीं, मैं मेरे दादाजी के बारे में मैं दादाजी तो ऐसे मेरे जन्म के पहले गुजर गए। मेरे दादाजी बहुत अच्छे पेंटिंग किया करते थे और पेंटिंग किया कर उस समय मैं सुनता हूँ कि उनकी जो पेंटिंग थी अपने ज़िले में, चूँकि उस समय संवाद का उतना बहुत तीव्र माध्यम नहीं था, तो ज़िले के स्तर पे उनकी अपनी चित्रकारी में अपनी पहचान थी। लेखन के रूप में तो नहीं कोई उभरा हमारे। जी, मतलब आपने ही शुरुआत की है। जी। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लिखने की प्रेरणा आपको आखिर कहाँ से मिली। देखिए, मैं बहुत बचपन से, जब मैं छोटा था तो मैं प्रकृति से बहुत जुड़ा रहा। उस समय भी गांव में नदी थी या फिर खेत खलियान थे। मैं जब अकेले कभी यहाँ जाता तो लगता था कि नदी की लहरें मुझसे बात कर रही हैं। जब मैं अकेले किसी बागीचे में या पेड़ के नीचे होता तो लगता था कि पेड़ मुझसे कुछ बात कर रहे। तो ये संवेदनात्मक स्तर पे जुड़ाव जो हुआ मेरा, और मेरे अंदर कुछ विचार पनपने लगे। और शुरू में मैं तो कविता के साथ साथ जो अपने अंदर जो भावना होती थी उसकी पेंटिंग भी किया करता था बचपन में। तो वहीं से मेरा प्रकृति से जुड़ के उन चीज़ों को अपने अंदर खुद एहसास करके मैंने लिखना शुरू किया था। जी, मतलब आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, या फिर और भी कोई लेखक है जिन्हें आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। देखिए, प्रकृति एक ऐसा विशाल पहलू है उसका। प्रकृति में हम केवल पेड़ पौधे, नदियों और तालाबों की बात ना करें, हम मनुष्य भी प्रकृति के अंग हैं। तो मनुष्य में महिला भी है, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमारे मित्र के रूप में या सहयोगी के रूप में हम उनके साथ वार्तालाप करके उनकी बहुत सारे विचारों जो प्रभावित करते हैं, उस कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर के लेखक को काफ़ी सक्रिय बनाते हैं। और आदर्श लेखकों में तो मैंने पढ़ा, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा। तो निर्मल वर्मा के दर्शन, उनका जो फिलॉसफी है साहित्य में, और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। प्रेमचंद को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो इस तरह से महान लेखकों की श्रेणी में बहुत सारे लोग हैं। जैसे इंग्लिश में हम देखें तो D.S. लॉरेंस के ऊपर ही मेरा डॉक्टरेट था और वो बहुत मानवीय संवेदना, विशेष करके स्त्री पुरुष के उन अनछुए पहलुओं के ऊपर लिखा है जिधर बहुत कम लोगों की नजर जाती है। तो D.S. लॉरेंस भी मेरे प्रिय कवि, लेखक और कवि भी हैं। और थॉमस हार्डी
जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही उनके जितने भी उपन्यास हैं, तो थॉमस हार्डी का वो आंचलिक जो उनकी विशेषताएं हैं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। जी। और किन्हीं विशेष व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे? जैसे कि हमने कहीं पे आपको सुना था कि आप हरिवंश राय बच्चन जी को भी अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हाँ, इस बात में कितने सच है? जी। हाँ, तो बच्चन जी के बारे में मैंने, क्योंकि वो भी अंग्रेजी से डॉक्टरेट ने किया था, अंग्रेजी से पोस्ट ग्रेजुएशन था उनका, तो मुझे उनका वो शैली बहुत पसंद आता है कि वो पढ़ाते थे अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे। तो मेरे अंदर उनका प्रभाव बहुत जबरदस्त है, क्योंकि बाकी जो रचनाएं मेरी हिंदी में भी है, तो कहीं से न कहीं से बच्चन जी की का व्यक्तित्व है, उनका लेखन का शैली है। क्योंकि उनका जो मधुबाला और मधुशाला मैं उस उम्र में पढ़ा था जब मैंने आम तौर पे नॉर्मली बच्चे हाफ पैंट पहन के या गलियों में घूमते हैं, तो उस समय 6-7 का रहा, तो उस समय मैंने मधुशाला उनकी पढ़ी थी। हाँ, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया मुझे। जी। तो आपने, जैसा कि हमें पता चला है कि आपने कई भाषाओं में किताबें भी लिखी हैं, आपकी कई किताबें भी आ चुकी हैं, तो अपनी उन किताबों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक लघु प्रयास हम बाल मित्र हुआ करते थे नरकटियागंज शहर में, तो स्कूलिंग उस समय तुरंत किया था। तो हमारे मन में एक विचार आया, तो हम सब ने मिलके एक सफर जारी है, एक कविता संग्रह स्थानीय स्तर पर प्रकाशित किया, जिसमें हमारे 7 युवा और तरुण मित्र कह सकते हैं, युवा नहीं तरुण मित्र, क्योंकि सभी वो स्कूलिंग पास करने के बाद उन लोगों ने किया था। इसके बाद लगातार चलती रही, फिर मैं पत्रिकाओं में लिखता रहा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। फिर एक लंबा समय बीच में आया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैं पूरी तरह से एकदम आइसोलेटेड हो गया, या ये कहिए कि मैं एकदम कमरे में बंद हो गया। तो 10-12-15 साल उधर मैंने, फिर बीच में स्थितियां ऐसी बनी कि फिर एक संयुक्त कविता संग्रह आई, पूनम सिंह जी हम मुजफ्फरपुर में पुस्तैनी ग्रंथ निकाला था, और अपने पूर्वजों के सम्मान, जैसे दादा दादी नाना नानी, उनके सम्मान में हम लोगों ने रचनाएं, देश भर के लगभग सभी प्रतिष्ठित और ख्याति लब्ध रचनाकारों की रचनाएं हैं, और मेरे भी एक कविता उसमें है। जी। उसके बाद फिर 2016 में मेरा एक अंग्रेजी उपन्यास आया, वॉकिंग ऑन द ग्रीन ग्रास, जिसमें वो कहानी तो सामाजिक समरसता के ऊपर में है, लेकिन उसके जो चरित्र हैं, क्षिति उसकी नायिका है, क्षिति मीन्स धरती, और आकाश उसका नायक है, ऑफिस का है, और क्षिति का हस्बैंड सागर है। सागर और धरती तो मिलन होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है कि वो कहानी का मोड़ ऐसा है कि सागर का पानी सांकेतिक रूप से ऐसा है कि वो एक सामाजिक विडंबना के ऊपर मैंने प्रहार किया, क्योंकि बेमेल जो शादियां होती हैं, सागर का उम्र बहुत ज्यादा है और क्षिति बहुत कम उम्र की है, तो वो आकाश की ओर आकर्षित होती है। तो आकाश और धरती का तो कभी मिलन हो नहीं सकता है, तो वो इंद्रधनुष के माध्यम से आकाश धरती से मिल सकता है। यानी ये इंद्रधनुष के जो 7 रंग है ना, ये प्रेम के रंग है ना। तो प्रेम एक बहुत ही आदमी के अंदर सृजन क्षमता का निर्माण करती है, तो उसी पृष्ठभूमि पे मैंने लिखा है। बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपने अभी जब सुनाया तो ये बोलते हैं ना, हार्ट टचिंग, ये इस तरह की कहानी है। मैं तो चाहूंगी क्या, दर्शक खुद ही इस बात को सुनने के बाद आपकी इस किताब को पढ़ेंगे, आपकी इस कहानी को पढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें भी इस कहानी में बड़ा मजा आएगा। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि आप कविताएं भी लिखते हैं, तो आपने सबसे पहले कविताएं लिखी या फिर कहानी? नहीं, सबसे पहले मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। हाँ, शब्दों को कुछ रूप देना शुरू किया। पहले तो तुकबंदी, छंद में, इस तरह से मेरी कोशिश। कॉलेज के दिनों में जब मैं इंटरमीडिएट में गया, तो कॉलेज के मैगजीन्स जो निकलते थे उसमें मेरी कोशिश रहती थी कि मेरी भी छपे, क्योंकि एक उत्सुकता रहती थी कि लोग मुझे भी जाने। तो और हुआ ऐसे भी
कि स्कूल के लड़के और मेरे साथी मुझे पहचानने लगे कि यार ये लिखता है, ये तो कवि है, लेखक है। तो इस कविताओं से शुरुआत हुई। सबसे पहले जो आपकी किताब आई वो कब और कैसे आई? ये नरकटियागंज की बात है। जब हम लोग उस समय हम पढ़ते थे और कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो हम लोग बैठते थे अक्सर। राजेंद्र सिन्हा जी स्टेशन मास्टर थे, अब तो रिटायर कर गया, अभी है सीतामढ़ी में ही है। परितोष चटर्जी जो कभी फिल्मों में काम किया, असिस्टेंट भी किया करते थे डायरेक्ट। तो इन लोगों के संगत में हम लोग सभी हम उम्र के लोग बैठ के कविताएं लिखते थे और सुनने सुनाया करते थे। तो उसी समय हुआ कि हम लोग की एक संग्रह है, तो उसी का परिणाम था सफर जारी है। सफर जारी है, यह आपकी पहली किताब है? हाँ हाँ, संयुक्त कविता संग्रह थी वो जी, कविता संग्रह। हाँ हाँ जी, तो सबसे पहली किताब आपकी है। वैसे तो सुनने में ही काफी दिलचस्प लग रहा है, सफर जारी है। तो बिल्कुल हमारे दर्शक इस किताब को जरूर पढ़ेंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि नाम में दिलचस्पी होती है तो लोग उसे पढ़ने में भी दिलचस्पी लेते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने सुना है कि कई स्टूडेंट्स हैं आपके जो आपसे प्रेरणा लेकर वो भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर, उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और एक शिक्षक के नाते मैं, शिक्षक होना एक पेशा हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हाँ, और एक ये जरूरी नहीं है कि मैं केवल रोजगार के लिए नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की एक भूमिका होती है, एक दायित्व होता है। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को मुझसे वो दिखाते हैं, कुछ लिख के लाते हैं, तो मैं उनको, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं और कुछ ऐसा है कि मेरी उपन्यास पे बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। नॉवेल्स इंग्लिश नॉवेल्स ऑन बिहार बैकग्राउंड, इस तरह से करके उनका टाइटल है। सेंट्रल, जैसे कि स्टूडेंट के बारे में मुझे पता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो कर रही है जी। तो बच्चे को तो ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा शिक्षक होना एक बहुत ही अर्थपूर्ण है यदि मैं किसी को प्रेरित कर देता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। शिक्षा होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी बहुत सारी किताबें आई हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही बल्कि विदेशों में भी आपकी किताबें जी, ऑनलाइन है सब, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे है। जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जिस तरह की आपकी किताबें हैं काफ़ी दिलचस्प है, तो वो भी लेना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप उसके बारे में कुछ बताएं कि वो कहाँ से खरीद सकते हैं किताबें। हाँ, आज के इस भाग दौड़ और फास्ट कम्युनिकेशन के दौर में मैं तो शुक्रिया कहना चाहूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि चीज़ों को उन्होंने काफ़ी सहज और बहुत सुगम तरीके से सबके लिए प्राप्त करने का ये माध्यम हो गए हैं। तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे है। इसके अलावा चूँकि मेरा पब्लिशर नौशन प्रेस चेन्नई का है, तो उनका चूँकि उत्तर भारत में उस तरह का बुक स्टॉल्स नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ से मंगाते हैं, तो वो भी एक माध्यम है, वहाँ से ही मंगा सकते हैं। जी, बहुत सारी अच्छी बातें बताई आपने लेखन के बारे में। हम चाहेंगे कि वैसे तो समय हो गया आपसे विदा लेने का, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि जाने से पहले हमारे दर्शकों को आप लेखन के बारे में, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो वो इसको किस तरह से मतलब अपने जीवन में उतारे। लेखन मतलब ये, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि लिखना एक प्रकृति से जुड़ना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने आप में समाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ। देखिए, लेखन जो है वो ऐसा तो बचपन से मैं पढ़ता आया कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण सचमुच में है, और केवल ये चेहरा ही नहीं दिखाता, बल्कि सामाजिक जो विकृतियां हैं वो उसके चेहरे को दिखा के, इनका एक उद्देश्य ये होता है कि वो विकृतियां खत्म हो, समाज में समरसता रहे, शांति रहे, सद्भावना रहे, प्रेम रहे, क्योंकि साहित्य इन्हीं सब चीजों का सृजन करता है। हम मध्यकाल में देखें तो बहुत सारे जैसे बर्बर लुटेरे लोग हैं, अरबों के बारे में या फिर तुर्कों के बारे में, तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े जो लेखक शायर हुए, उनकी कविताओं को सुन के बहुत सारे
लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हत्याएं करनी छोड़ दी, लूटना छोड़ दिया, लोगों को सताना छोड़ दिया। तो साहित्य में इतनी शक्ति है क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम ऐसे वाक्य, ऐसे कथन का निर्माण करते हैं या ऐसी कहानियों का निर्माण करते हैं कि कहीं से ना कहीं से एक नैतिक मूल्य को स्थापित करता है। और ये नैतिक मूल्य की स्थापना ही सचमुच में कहें तो एक समरस और मनुष्यता से भरी हुई खूबसूरत दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो साहित्य दरअसल एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण ही करता है जहाँ बस प्रेम हो और प्रेम के अलावा कुछ ना हो। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आपके किताबों की, आपकी कहानियों की काफी इंतजार रहती है, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगली किताब आपकी कब आ रही है? देखिए, अगली किताब संभावना है, मैं तो योजना ही मैंने बनाया है कि बसंत पंचमी यानी फरवरी, बसंत पंचमी के बाद मेरे कुछ बहुत ही प्रिय साहित्यिक मित्र हैं जो पटना में है नहीं, तो वो चूंकि अंग्रेजी उपन्यास है तो मेरी कोशिश रहेगी कि हिंदी के तो हमारे सभी दर्शक और साहित्य प्रेमी रहे, तो उनके भी आने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। द फायर मेलोडी उसका नाम है जी। किस कहानी पर, किस तरह की कहानी है ये? देखिए, ये मैं आज से 10-12 साल पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश कोचिंग में मैं पढ़ाया करता था। वहाँ मैंने एक लड़की को देखा था, नाम तो चूंकि मैंने काल्पनिक रख दिया है और रागनी रखा है। तो वो लड़की पोलियो से ग्रसित थी, वो चल नहीं पाती थी। मैंने एक एनुअल फंक्शन में हो रहा था उस इंस्टीट्यूशन में, तो मैंने एक लड़का ने गाना गाया और चूंकि उसके अंदर था कि वो भी गाना गाते थे, लेकिन उस गाना के बाद मैंने देखा उसके पैरों में थिरकन होने लगा। तो मैं सोचा शायद वो गाने पे थिरक रही है, तो लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने बोला नहीं सर, ये गाना का प्रभाव है। तो मुझे लगा कि गाने में इतनी शक्ति है क्या, संगीत। तो एहसास होने लगा नहीं, शब्द जो है, अगर शब्द लयबद्ध हो और शब्द बहुत मधुर हो और उनकी संरचना, वाक्य विन्यास इस तरह से हो कि आदमी के अंदर एक शक्ति पैदा करता, तो वही संगीत है। तो उस संगीत का प्रभाव बाद में पता चला, वो लड़की फिर उस गाने को सुनने लगी, फिर दोनों में संबंध भी हुए, प्रेम संबंध बने थे और उसके बाद फिर वो चले गए। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि लड़की का पैर लगभग बहुत हद तक ठीक हो गया था और उसने बैसाखी भी छोड़ दिया था। तो उसी संगीत, रागनी और संगीत नायक है, उसके साथ पढ़ता है। बहुत ही बढ़िया बातें बताई, जैसे कि संगीत में शक्ति है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने तानसेन की कहानी सुनी थी, जब उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से, संगीत की शक्ति से धरती पर बारिश करा दी। और आज जो इन्होंने बताया है, वाकई में ये सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। आप पढ़ें कि शक्ति में कितनी संगीत में कितनी शक्ति है, ये आप सभी जाने। और इस किताब को हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जैसे हमें बहुत अच्छा लगा जान के, मैं तो कह रही हूँ रोंगटे खड़े हो गए, इस तरह की कहानी है। तो अगली किताब बहुत ही जल्द आएगी, जिसे आप सभी जरूर पढ़ें। सर, यहाँ पर क्योंकि हमारे जाने का वक्त हो गया है, तो जाने के पहले हम आपसे आपकी जो मनपसंद कविता या जो भी है चाहेंगे कि दर्शकों को सुनाएं। ये तो देखिए, एक माँ के लिए जैसे सभी बच्चे उनके लिए समान होते हैं, कोई मनपसंद बच्चा नहीं होता है जी। तो एक कवि के लिए, रचनाकार के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो पाता है कि कौन किस कविता को अपने सबसे प्यारा कविता बोले। फिर भी मैं एक कविता आपको, मेरे लिए सभी वही है, तो मैं अपने वो मगध के ऊपर एक कविता है जी। कलिंग विजय, क्योंकि मैं उसको सुनाऊंगा। इसका शीर्षक है कलिंग विजय। मगध से ही कंटक पंथों, बीहर अरण्यों से चक्रवर्ती का विरुद्ध धारण किए साम्राज्यवादी अशोक प्रस्थान किए थे कलिंग के लिए। रणभेदी, रणघोष, इतना रक्तपात, इतनी हिंसा एक भूखंड के लिए पिघल पड़ा था। चक्रवर्ती का हृदय भारी पड़ा था। शस्त्र पर शास्त्र देखा तो था पहले भी, पर इतना रक्तपात सहन नहीं कर पाया। तज दिया था शस्त्र प्रियदर्शी अशोक ने, प्रेम एवं शांति का मार्ग प्रशस्त किया था उसने मगध से ही होकर। बहुत बहुत अच्छा लगा।
उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। जी, बहुत ही दिलचस्प बातें बताएं, बहुत ही अच्छी बातें बताएं, जो कि वाकई में आज हमारे समाज को सीखने की ज़रूरत है। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। डॉक्टर साहब से हम इजाज़त लेंगे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी कि वो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई साहित्य के बारे में, उनकी किताबों के बारे में। आप उनकी किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जिस तरह से आपने सुना है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वाकई में ये बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार।